अस्सलाम वालेकुम। हरे कृष्णा। And how are you, sir? कैसे हैं आप? Thank you so much to accept my invitation about today topics human rights, and thank you so much. You're most welcome. I'm good. How are you doing? Alhamdulillah. That's very nice. In the starting, I want to say that kindly please introduce yourself so my viewers can also know about your work and your journey and yourself. And then इतनी देर में मैं क्या करती हूँ उसको जो है हमें जहाँ जहाँ शेयर करना है तो मैं शेयर कर लेती हूँ. आई एम आउट ऑफ द स्क्रीन देन यू विल बी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर अ व्हाइल. ठीक है. ओके. तो हमारा नाम रोहिणी प्रियदास है और हम मुंबई भारत के निवासी हैं और कम से कम 3 दशक से 3 decades ऑलमोस्ट 30 years से हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं जो अध्यात्म में रुचि रखती है. इस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, इस्कॉन. और इस संस्था की स्थापना 1966 में की गई थी, 1966 में न्यूयॉर्क में. और आज पूरे विश्व भर में इस संस्था के कम से कम 1000 के आसपास केंद्र हैं. मुंबई में भी हमारा केंद्र है. और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में का बेसिस रखते हुए हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो है या जीवन शैली जिसे कहते हैं उस पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होता है जो व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकें वो हम लोग प्रयोग करने का प्रयास करते हैं. हमारे जितने भी मूल सिद्धांत हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो वैदिक सभ्यता जो वैदिक कल्चर है और जो वैदिक संस्कृति है उस पर आधारित है. और बहुत सारे हमारे तत्व जो हैं, बहुत सारे हमारे जो वैल्यूज हैं वो वैदिक शास्त्रों से आते हैं. मुख्यतः श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य उपनिषद और वेदों से भी जो वैल्यूज हैं वो हम ग्रहण करते हैं. और ये जो वैल्यूज हैं, ये जो भी हमारे जीवन में के विशेष मूल्य हैं या विशेष सिद्धांत हैं, यह जो है ये यूनिवर्सल है, वैश्विक है और किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के लिए ये हेल्पफुल होते हैं, वो उसका प्रयोग कर सकते हैं. तो आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़कर और जो आज का विषय है उस पर फिर आप चर्चा करेंगे, उस पर आगे डिस्कशन करेंगे. ठीक है. हरे कृष्ण. जी, थैंक यू सो मच. आपने अपना बारे में तारुफ दिया और यकीनन हमारे सुनने वालों को अच्छा लगा होगा. तो हम आते हैं आज के मौजू की तरफ. टुडे आवर टॉपिक इज द ह्यूमन राइट. सो हाउ यू विल बी डिफाइन अबाउट व्हाट इज द ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन एक तो हमारे जो बहुत पुरानी हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, ये सिविलाइजेशन है जिसको हम सनातन सिविलाइजेशन भी कहते हैं या सनातन संस्कृति कहते हैं, वैदिक संस्कृति कहते हैं. उसमें उसका अर्थ निकलता है कि हर जीव को, एवरी लिविंग एंटिटी हैज अ राइट टू लिव, उसे जीवित रहने का अधिकार है और अपने जीवन को व्यक्त करने का अधिकार है. साथ ही साथ अपने जीवन में जो कुछ लक्ष्य हैं, गोल्स होते हैं जो लाइफ में, जो कि उनके
लाइफ प्रिंसिपल्स या लाइफ वैल्यूज के साथ सिंक में हो, तो उन गोल्स को अचीव करने का उन्हें अधिकार है, उनके पास वो राइट होता है। एंड तो ये वैदिक संस्कृति है, एंड इट इज फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। एंड ये ह्यूमन राइट्स जो टर्म है, ये कॉइनेज आई थिंक सो कुछ शताब्दियों से हुआ है, और अंग्रेजी भाषा में से ये कॉइन किया गया, यहाँ से आया हुआ है इसका कॉइनेज, ये टर्म का ह्यूमन राइट्स। और इसका जो आज जिस स्वरूप में इसका अर्थ लिया जाता है, the meaning that is considered in today's times is based on जो कन्वेंशंस हुए हैं, स्पेशली 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, तो वहाँ पर कुछ चार्टर्स बने, वहाँ पर कुछ उसका डिस्कशन हुआ, और उसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। और उसका जो मेन प्रिंसिपल ये है कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव, उसका वो बर्थ राइट है, टू लिव, टू एक्सप्रेस एंड टू अचीव वंस गोल्स, एंड रिस्पेक्टिंग अदर पीपल्स राइट्स टू डू द सेम। हम अपने जीवन में जो हमारे आवश्यकताएं हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उसे पूर्ण करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, हम ज़रूर उसके लिए जो है काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें दूसरों का भी यही अधिकार जो है, यही जो उनका राइट है, उसे भी हमें मान्यता देनी पड़ेगी। We have to accept that other people have similar rights too, including other living entities. So basically this is the understanding. अब उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपका एजुकेशन के प्रति क्या राइट्स होता है किसी भी एंटिटी का, या आपके कल्चर और बिलीफ का क्या राइट्स होता है, या आपका राइट टू अर्न एंड हैव अ लाइवलीहुड उसका क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत सारे ऐसे अलग अलग आर्टिकल्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस चीज पर हमें डिस्कस करना है, किसको कंसिडर करना है। जी बिल्कुल ठीक। यानी बेसिक राइट ये है कि हर इंसान को वो तमाम ज़रूरतें जो एक ज़िंदगी गुजारने के लिए वो भी मैसर हों, और उसे जो है अपनी बिलीफ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, आज़ादी राय हो, आज़ादी बोलने की राय हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन राइट्स में आती हैं। और इसका बहुत आपने जो कहा कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका जिक्र किया, उनके सारे आर्टिकल 31 आर्टिकल्स हैं जिसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं। लेकिन उसके बावजूद, डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में लोग जो हैं फिर भी इन राइट्स की हुसूल के लिए तकदो कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, इसका रीज़न क्या है कि सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि बीइंग अ ह्यूमन हमारे राइट है और वो हमें मिलना चाहिए, और सबको मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी फ़र्क के साथ हर इंसान को वो तमाम हुकूक जिनको डॉक्यूमेंट किया गया है और जिन पर सबका इत्तेफाक है और जिसको सब मानते हैं कि वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं इवन नॉट अंडर डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्रीज़ में भी लोग जो है उसके लिए उन राइट्स के उसूल के लिए जो है वो स्ट्रगल कर लें। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? अगर कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या कहीं पर भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो इस कारण से होता है कि या तो ज्ञान नहीं है, या तो नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, या फिर इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। या तो पूरी तरह से हम उसके बारे में जानकार नहीं है, अधूरी जानकारी है हमारे पास, या उसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर हम किसी भी अधिकार के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर क्योंकि ह्यूमन राइट्स मानवीय अधिकार जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो या इसका किसी भी इंसान या व्यक्ति के क्या अधिकार होने चाहिए उसके बारे में चर्चा अगर हो रही है, डिस्कशन अगर हो रहा है, तो ये बहुत आवश्यक है कि जितने भी लोग इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी लोग चर्चा कर रहे हैं, वो सब नॉलेजेबल हो, जानकार हो। और नॉलेज कहाँ से मिल सकता है? एक तो आपको नॉलेज के लिए डेटाबेस चाहिए,
आपको चाहिए कि कहीं पर सोर्स हो, या तो आप वो नॉलेज जो जो भी सिस्टम बनाया गया उसके या तो आप पार्टिसिपेंट हो, आप उसके को फाउंडर हो कि ये एक चार्टर बनाया गया और उसको बनाने में आप भी पार्टिसिपेट किए थे, वैसे आपके पास नॉलेज हो सकता है। या फिर जो बन चुका है उसके बारे में आपने नॉलेज गेन किया हो, आपने उसे समझा हो, आपने उसे पढ़ा हो, और सिर्फ पढ़कर होता नहीं है, उसके बारे में आपने डिस्कशन किया हो, ताकि अगर आप किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हो तो उसका वो यूनिवर्सल इंटरप्रिटेशन है या एक मुख्यतः एक मेजर इंटरप्रिटेशन है या नहीं है, या एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति जानकार होगा और जितना ज़्यादा व्यक्ति उस नॉलेज का, उस ज्ञान का, वो जानकारी जो है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेगा, इंडिविजुअल लेवल पर और कलेक्टिव लेवल पर, अपने वैयक्तिक जीवन में, अपने इंडिविजुअल लाइफ में, या फिर सोसाइटी में जब देखेगा उसका एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन देखकर उसका रिजल्ट देखेगा क्या है, तो उतना ही जो है समाज, जो आपका सोसाइटी होता है वो मैच्योर होते हैं। तो जहाँ पर इसका अगर कुछ, इसमें कुछ कमी हो, नॉलेज ट्रांसमिशन में कुछ कमी हो, या नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी हो, तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और वहाँ पर ये जो है उसका इंटरप्रिटेशन जो है बदल सकता है। तो जब भी हम किसी राइट की बात करते हैं या अधिकार की बात करते हैं कि हर किसी के पास ये सुविधा होनी चाहिए, तो वो सुविधा कब हो सकती है? जब एक जिसको हम कहते हैं कि सभ्यता, एक सिविलाइजेशन है, एक सिविलाइज्ड वे ऑफ लाइफ, जहाँ पर हर कोई ये कोशिश करेगा कि जैसा हम चाहते हैं वैसे ही होना चाहिए, तो वहाँ पर वो सिविलाइज्ड वे ऑफ लिविंग नहीं होता है। वो सिर्फ आपका, हर एक व्यक्ति का एक सेल्फिश इंटरप्रिटेशन होता है लाइफ का, आपका एक खुदगर्ज जिसे कहते हैं, खुदगर्ज एक नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है। तो एक कलेक्टिव विजन होना, या एक जेनरिक जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक है। तो उसके लिए नॉलेज ट्रांसमिशन की बहुत आवश्यकता है। तो नॉलेज ट्रांसमिशन अगर चाहते हैं और ऐसे एक होलसम प्लेटफॉर्म चाहते हैं, एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहाँ पर most of the people, most of the times are benefited, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उनको बेनिफिट मिले, लाभ मिले, तो ऐसे सिस्टम के लिए उतने ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना, वैसे एक फ्रेमवर्क बनाने में या एक फ्रेमवर्क को मेंटेन करने में उसकी आवश्यकता है। तो जैसे ही राइट्स की बात होती है, अधिकार की बात होती है, तो उस अधिकार को बचाने के लिए या उस अधिकार को बनाए रखने के लिए, सिर्फ बचाने के लिए नहीं, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए, उसे महफूज रखने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। वो सिस्टम हम सबको मिलकर बनाना है, एक सोसाइटी के रूप में, एक सिविलाइज सोसाइटी के रूप में। तो इसलिए एक सिविलाइज सोसाइटी डिसाइड करती है कि उसकी सोसाइटी में किस प्रकार के नियम होंगे जो इन अधिकारों को बचा कर रखेंगे। तो वो एक लॉज बन जाते हैं। तो किसी, हम आज की दुनिया में स्टेट की बात करें, कंट्री की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं। हर एक कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सिंक में होना चाहिए जो ये यूएन चार्टर से है। और जहाँ पर भी ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई कमी आ गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही, आपके कंट्री के लॉज के फ्रेमवर्क में ही उसे एड्रेस करने का, वो जो आपके चैलेंजेस हैं, वो जो आपकी कमियां हैं, आप उसे किस प्रकार से हैंडल करेंगे, उसके लिए भी रास्ते होने चाहिए। तो इसलिए राइट्स के बारे में बात करते हुए ये भी जानना है कि उन राइट्स को हम और आगे आने वाले जनरेशन्स उन राइट्स को पा सकें, उन राइट्स को जो है उसे अपना सकें, उसके लिए अच्छा फ्रेमवर्क होना एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का वो आवश्यक है। तो जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं, जहाँ पर भी अच्छा एक सोसाइटी का एक नॉर्म्स होता है, वहाँ पर सारा फ्रेमवर्क होता है कि सबके पास कौन सी फैसिलिटी है, और अगर किसी के फैसिलिटी में, किसी के राइट्स में किसी प्रकार का भी अगर कोई बाधा आ जाती है, कोई रुकावट हो जाती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप किस प्रकार से जो लॉ अबाइडिंग कुछ एजेंसी है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। तो ये लीगल एवेन्यूज अवेलेबल होते हैं। तो उसका जो है एप्लीकेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर जो उसका सोल्यूशन हो, उसे एक्सेप्ट करना बहुत
आवश्यक होता है। तो अगर इस प्रकार से काम करें कि अपने राइट्स के को एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारे मानवीय अधिकार हैं वो हमें प्राप्त हों, उसके लिए हम भी कोऑपरेट करें दूसरे लोगों के साथ जो हमारे सोसाइटी में रहते हैं, ताकि एक कोऑपरेटिव एफर्ट के साथ एक सिस्टम रहे हम लोग के, जो सिस्टम को हम एज अ सोसाइटी एक्सेप्ट करें, जहाँ पर ये राइट्स एक्सप्रेस करना संभव हो सके। जब भी हम अपने राइट्स की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उतना ही हमारे पड़ोसी का भी राइट्स है। तो जितना हमें अगर लगता है कि हमारा राइट्स एक्सप्रेस करें और हमारा पड़ोसी उसमें हेल्प करे हमको, तो उतना ही हमें अपने पड़ोसी को भी हेल्प करना चाहिए कि वो अपने राइट्स को एक्सप्रेस कर सके। और जितना हमें तकलीफ होती है जब हमारे पड़ोसी हमारे राइट्स को के बीच में रुकावट करता है, तो उतना ही या वो कुछ किसी प्रकार से ना वो उसमें तकलीफ ले आता है हमारे राइट्स में, तो हमें भी उतना ही प्रयास करना चाहिए कि पड़ोसी के राइट्स में हम कोई तकलीफ लेकर ना आए। तो ये कोऑपरेटिव एफर्ट होना बहुत आवश्यक होता है। तो एक नॉलेज ट्रांसमिशन, कोऑपरेशन, एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट के जो एस्टैब्लिशमेंट जब कह रहे हैं तो एक फ्रेमवर्क, एक सोसाइटी का फ्रेमवर्क, और उस फ्रेमवर्क के अंतर्गत उस फ्रेमवर्क के माध्यम से वाया दैट फ्रेमवर्क लीगल मीन्स होने चाहिए जो कि इसको प्रोटेक्ट कर सके हमारे राइट्स को। सही, कॉपरेशन तो खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक्सेप्टेंस की आपने बात की, लेकिन ये किन बुनियादों पर होना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि ये जितना यूनाइटेड नेशन और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो हमें अपनी सोसाइटी में लगता है कि माइट इज राइट, कि जिसके पास पावर है और वो जो कह रहा है और वो जो चाह रहा है वो दुरुस्त है। और इवन जो दूसरे लोगों के अगर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैं तो उसकी बात को सुना नहीं जा रहा, या उसकी आगे तक बात फॉरवर्ड नहीं हो रही, या उसकी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, इवन आया सबको पता है कि वो ठीक है, तो इसकी बात ये एक ओवर जनरल सा है कि जो जिसके पास पावर है वही दुरुस्त है। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? दुनिया में ना हाँ, दो प्रकार के एग्जिस्टेंस देखे जा सकते हैं। एक एग्जिस्टेंस होता है जहां पर ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों के लिए कुछ ना कुछ उनके लाइफ में हेल्प करते हैं, और एक दूसरा एग्जिस्टेंस होता है साइमल्टेनियसली, एक ही समय पर दोनों चीज देखे जा सकते हैं दो अलग अलग जगह पर, जहां पर कोई ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को तकलीफ देते हैं, तो दूसरों को के लिए अच्छे करने वाले भी लोग होते हैं और दूसरों को तकलीफ देने वाले भी लोग होते हैं। जहां पर दूसरों के लिए अच्छे करने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वहाँ पर सबको अपने उनका हेल्प होता है, सोसाइटी में हेल्प मिलता है। और जहाँ पर वो कमज़ोर रहते हैं या जहाँ पर ऐसे लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो दूसरों का नुकसान करें, तो वहाँ पर लोगों को तकलीफ होती है। तो इससे एक सिंपल कॉमन सेंस वाला प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये निकलता है कि जिन लोगों के पास दूसरों को हेल्प करने की इच्छा होती है वो ऐसे लोग कलेक्टिवली आकर पावरफुल हो जाएंगे। तो ऐसे लोग जब पावरफुल हो जाएंगे, ऐसे लोग जब गवर्नमेंट चलाएंगे, ऐसे लोग जब सोसाइटी के नियमों को संभालेंगे, तो सोसाइटी में सभी का अच्छा होगा। तो यही एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबने अपने आप को बहुत ही सक्षम बनाना है, मतलब अपने आप को बहुत काबिल बनाना है हर एक व्यक्ति ने। और ऐसे काबिल लोग एक साथ मिलकर, अकेले काबिल बनकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अकेले हम अपने आप में सोसाइटी नहीं है, हम अपने आप में एक समाज नहीं है, हम अपने आप में एक सिस्टम नहीं है। तो और हमारे एग्जिस्टेंस से दुनिया नहीं चलती है, हमारे खाली इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस से, कलेक्टिव एग्जिस्टेंस से दुनिया चलती है। तो कलेक्टिवली जब ऐसे लोग जो हैं आएंगे साथ में और डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा कोई एक बात कहेगा, कोई दूसरी बात कहेगा, एक दूसरे की बात समझकर एक जनहित जिसे कहते हैं, मतलब सबके लिए जो बहुत अच्छा हो, यूनिवर्सल गुडनेस जिसमें हो, या सोसाइटी के लिए जो गुड हो, अच्छा हो, उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। तो ऐसे लोगों को साथ में आना और ऐसे लोगों को सिस्टम को बचा कर रखना बहुत आवश्यक है। तो जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर ये इलेक्शंस के थ्रू होता है, और अगर डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पर सोचिए इंपीरियलिज्म है या किसी प्रकार का डिक्टेटरशिप है जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर
यही प्रार्थना करेंगे कि अगर कहीं पर इंपीरियलिज्म है या कहीं पर सिर्फ एक डिक्टेटोरियल ऑथोरिटेरियन, वो वर्ड बेटर है, ऑथोरिटेरियन कहीं पर सिस्टम है, तो अगर जो अथॉरिटी है वो नेक दिल है तो बहुत अच्छी बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो हमेशा दुनिया में ना दोनों चीज देखने को मिलेगी। सो वी शुड ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दैट विच इज गुड। जो अच्छा है उसमें अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छाई की संख्या बढ़ती है, फिर हमारा नंबर्स बढ़ता है जो अच्छे लोग हैं या जहाँ पर अच्छाई हो रही है। लेकिन अच्छे लोग जो हैं अकेले में खाली उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे, पूरा समय इसी चीज़ में डालेंगे जहाँ पर पावरफुल बुरे हैं, तो वहाँ पर वो लड़ाई कुछ समय पर हम जीतेंगे, कुछ समय पर हम हार सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स अच्छे लोग जो हैं उस सिस्टम को बचाने के लिए एक साथ आए। अच्छा, एक चीज़ और, जो डेवलप सोसाइटियाँ हैं और जो जिनके यहाँ डेमोक्रेसी है और जहाँ पर आवाम को सारी फैसिलिटीज़ हासिल हैं और वो मेरिट पर लोग आते हैं अपनी और अपना एक जो है वो सक्सेस हासिल करते हैं, उन उन कंट्रीज़ ने अपने सोसाइटी में तो वो एक अच्छी उन्होंने एग्जाम्पल कायम की है। बहुत सारी हैं जिसको, जैसे अगर हम यूके की बात करते हैं तो वहाँ पे लोग बहुत के वहाँ पर जस्टिस फॉर ऑल है और लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी जो है वो ग्रो करने का उनका माशरा अच्छा है। लाइक दिस काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो इस चीज़ की करते हैं कि वहाँ पर मेरिट को प्रायोरिटी हासिल है। तो ये डेवलप कंट्री उनके पास तो एक मॉडल है ना कि इस तरह से जो भी उन्होंने लॉ बनाए हुए हैं किस तरह से कॉमन मैन की नीड्स को पूरा किया जा रहा है, और ये दे आर द इन पावर। अगर हम उनकी बात करते हैं तो मैं आप क्या समझते हैं कि इनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जैसे उन्होंने अपनी कंट्री में एक मॉडल क्रिएट किया है तो वो भी एक इफेक्टिवली रोल पूरी दुनिया में जो उस रीजन में या उसके सराउंडिंग जो इनजस्टिस हो रहा है वो उसके ऊपर आवाज़ उठाएं या लोगों को एजुकेट करें या लोगों की हेल्प करें। आप क्या कहते हैं, डेवलप कंट्रीज की कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है? हर एक कंट्री की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दूसरे कंट्री के लिए। ऐसे नहीं कि खाली एक डेवलप्ड कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के तरफ। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है या डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स डेवलप्ड कंट्रीज। तो सबको इंटरडिपेंडेंट है। जहाँ पर हम कहेंगे कि एक ज़्यादा है एक कम है ना, तो वहाँ पर फिर हम चांस दे रहे हैं किसी को कि वो दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन कर सके। तो इंटरडिपेंडेंसी होना और इस प्रकार का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत आवश्यक है। हाँ, इंटरडिपेंडेंसी में शायद डेवलप्ड कंट्री से हम शायद डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं 7 चीज़ें लेते हैं 10 में से, लेकिन 3 चीज़ें तो हम दे सकते हैं ना उन्हें, जिसके लिए वो हम पर डिपेंडेंट है। या अगर हम डेवलप्ड है तो हम अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को 7 चीज़ें दे सकते हैं, 3 तो हमको उनसे लेना पड़ेगा। तो ये एक इंटरडिपेंडेंसी रहता ही है और वो हमें जानना चाहिए। सो वी हैव टू बी वेरी नॉलेजेबल। दूसरी चीज जो आपने एग्जांपल लिया एक यूरोपियन कंट्री का, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इतिहास देखा जाए, हिस्ट्री देखा जाए, तो उन्होंने मेहनत की है, मेहनत करके वहां पे पहुंचे। वो किसी और के से खाली मदद लेकर तो नहीं पहुंचेगा ना वहां पे। तो डेवलप कंट्रीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो हेल्प कर सके वो हेल्प करे। डेवलपिंग कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खूब मेहनत करें, और जो व्यक्ति मेहनत करता है और अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं तो उन रिसोर्सेज का अच्छे से प्रयोग करके वो अपने मेहनत से अपने कंट्रीज को आगे लेकर जा सकते हैं, अपने सोसाइटी को आगे लेकर जा सकते हैं, है ना। तो हाँ, थोड़ा बहुत जो है अभी एक ही फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक जो है पतला दुबला हो सकता है, एक जो है बहुत हट्टा कट्ठा हो सकता है। तो जो बहुत ही ताकतवर है, जो बहुत जिसके पास स्ट्रेंथ है, वो भाई जो है वो जो है स्ट्रेंथ वाले काम कर सकेगा, मेहनत वाले काम कर सकेगा। और जो दूसरा भाई है जो ज़्यादा, जिसके पास जो दुबला पतला है, वो उतना मेहनत नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद वो कोई और काम कर सके। दोनों ने मिलकर तो परिवार चलाना है ना। तो उसी प्रकार से आज अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है, कोई कंट्री डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, तो आज की परिस्थिति है,
हर कोई अपनी मेहनत करे, डेवलप कंट्रीज अपनी मेहनत करें कि वो डेवलप्ड रहें, और डेवलपिंग कंट्रीज मेहनत करें कि वो डेवलप्ड कंट्री हो जाए। और इंटरडिपेंडेंसी तो हमेशा रहेगा, थोड़ा कुछ कम ज़्यादा, हर कंट्री एक दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट जरूर रहती है। ट्रेड कॉमर्स हमेशा चलते रहता है, ऐसा कोई भी देश नहीं है, कोई भी कंट्री नहीं है, कोई भी समाज नहीं जिसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, हर एक के पास है। तभी तो वो कंट्री है, तभी तो एक नेशन है ना, क्योंकि उनके पास कुछ तो है कि वो दूसरों को दे सके। तो हमारे पास जो है उस पर हम मेहनत करें, उसके लिए जो बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको कहें कि हमसे वो ले लें, और इस प्रकार से एक लेन देन का, एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखें। ठीक है, ये बिल्कुल आपने सही किया, गिव एंड टेक। लेकिन बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ इतनी सोसाइटी में अनजस्टिस है कि इक्वल बुनियाद पर जो है वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता। और जैसे जो डेवलप कंट्रीज हैं, अगर हम ये देखते हैं तो वो डेवलप है, लेकिन उसके बावजूद वो इंटरफेयरिंग करती हैं दूसरी कंट्रीज में, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ये भी एक है, हालांकि उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। ये हमारे और आपकी बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखते हैं तो वहाँ के लोगों को है कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए, जो उनके इंटरेस्ट होते हैं उसके लिए वो अपने लाइक माइंड लोगों को चाहते हैं कि वो हुकूमत में रह रही है, उसके लिए वो हर तरह के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी, हाँ, ऐसा दोनों तरफ से होता है ना, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। जो ऐसा चाहते हैं कि हुकूमत करें, तो उनको अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनको हुकूमत को स्वीकारेंगे, तो थोड़ा सा उनके ऊपर जो है प्रेशर डालना पड़ेगा, शायद थोड़ा सा वो उनको एक्सप्लॉइट करके। लेकिन अगर वो मान लेते हैं कि हाँ आपकी हुकूमत अब क्या करें, स्वीकार नहीं है, तो वैसे रिलेशनशिप बन जाता है। लेकिन जो लोग हुकूमत नहीं स्वीकारते हैं, मेहनत खुद की करते हैं, और दूसरों को तकलीफ ना देकर अपने काम पर मेहनत करें, थोड़ा सा शायद प्रोसेस जो है ना अब आगे बढ़ने का वो इतना आसान ना हो, क्योंकि हमारे पास शायद रिसोर्सेज या जो सिस्टम्स है जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए इतना इजीली एक्सेसिबल ना हो। लेकिन मेहनत करने से तो बहुत कुछ मिलता है ना। एज अ नेशन अगर एक आदमी खाली करे तो ठीक है, लेकिन एज अ नेशन जहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग हैं, भाई इट मेक्स अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। एक करोड़ की संख्या में लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूशन तो कर ही रहे हैं ना हर नेशन में। ऐसा थोड़ी है कि खाली डेवलप्ड नेशंस या अंडर डेवलप्ड नेशंस ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट करें। तो वैसे ही अपने डेवलपमेंट में हमें अपना कंट्रीब्यूशन जितना हो सके उतना करना चाहिए। और जो बात हम कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स में चला जाता है, वो डिप्लोमेसी में चला जाता है। तो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी आपके डिपेंड करता है कि आप कैसे रिलेशनशिप बनाते हो हर कंट्री के साथ। तो अगर वो उस रिलेशनशिप पे व्यक्ति ध्यान रखे कि रिलेशनशिप कैसे आप दूसरे सोसाइटीज के साथ बनाकर रखते हो, जिससे कि आपके मेहनत में आपकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। मेहनत अपनी ही करनी है, और दूसरों से हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि वो हमारे हमेशा मदद करती रहे। वो मदद ऐसी होनी चाहिए जो रिलेशनशिप पर डिपेंडेंट हो, और रिलेशनशिप जो है गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होना चाहिए कि ठीक है आप हमें चावल दे रहे हैं तो हम कम से कम आपको नमक तो दे सकते हैं। अब उस हिसाब का एक रिलेशनशिप होना चाहिए। नमक से ज्यादा ही दे लेते हैं सर, वो बजाय ऐसा लग रहा होता है कि हम उन्हें नमक दे रहे हैं। उनकी पॉलिसी इस तरह से होती है, वो ऐड के नाम पर, उसके नाम पर जो है वो बहुत कुछ आपको अपना रहन रखना पड़ जाता है। एक चीज तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति जो है पहले अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा ना। एग्जैक्टली। अगर हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखेंगे तो फिर और अपने राइट्स के बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरों के बारे में कैसे सोच पाएंगे। तो जितने भी नेशंस हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों को दबा कर रखें, वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो हमें इस बात को तो उन्हें जो है ना ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखें। अब हमें ये देखना है कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, और उसके बाद देखना है कि ये दोनों जो सेल्फ इंटरेस्ट है इसके लिए कहीं पर एक मीटिंग पॉइंट है या नहीं, कहीं पर मीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उसमें और डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमंस में क्या रिलेशन है? जितना हम अपने ह्यूमन इमोशंस को डेवलप करेंगे, जितना हम अपने, जब ह्यूमन इमोशंस कहते हैं तो ह्यूमन ही एक ऐसा स्पीशी है जो अपने अलावा दूसरे जितने भी स्पीशीज ऑफ लाइफ है उनके बारे में विचार करता है।
ह्यूमन जो है वो पेड़ों के बारे में विचार करता है, ह्यूमन जो है बकरियों के बारे में, हाथियों के बारे में और नदियों के बारे में विचार करता है। तो ये जो ह्यूमन इमोशंस हैं, ये ह्यूमंस को बाकी स्पीशीज से अलग बनाते हैं, है ना। तो इन इमोशंस को कैसे डेवलप किया जाए और इन इमोशंस को कैसे फाइन ट्यून किया जाए, ये एक मेजर एस्पेक्ट होना चाहिए हमारे अपब्रिंगिंग का, हमारे एजुकेशन का, हमारा आउटलुक ऑफ जो लाइफ होता है उसके लिए। ये इंसान की यही तो खासियत है कि एज ह्यूमन, अगर वो असल में ह्यूमन है, इंसान है, और उसने अपनी उस ह्यूमैनिटी को बरकरार रखा हुआ है, तो वो हर एक के लिए ठीक है, वो अपना भी वो देखेगा कि वो अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना बेनिफिट्स भी देखेगा, लेकिन वो अ, किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा। एग्जैक्टली यही बात कहना चाह रही थी कि अगर एक ह्यूमन है और उसके अंदर वो चीज़ मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो पावर ऑफ यूनिवर्स उसमें हमने ये डिवाइस डाली है कि वी विल हेल्प टू ईच अदर, वी विल केयर टू ईच अदर, वी लव टू ईच अदर, वी सपोर्ट टू ईच अदर। बट हमने अपनी उस एबिलिटी को कहीं जो है वो गुम कर दिया है, या वो हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वी आर नॉट आइडेंटिफाई अवर ओन रियल आइडेंटिटी। कुछ इस तरह से हो गया। तो अगर ऐसा है तो उसके पीछे, जैसा हमने कहा, ताली दोनों हाथ से बजती है ना। कुछ हमारा भी कंट्रीब्यूशन है कि हमने अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को हमने इस प्रकार से मिटने दिया। तो अगर हम अपने क्वालिफिकेशंस, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि सिर्फ वही जरूरी है कि खाली अपना मेहनत, लेकिन हमारे पास उसके अलावा तो और कुछ है नहीं ना। हम दूसरों के मेहनत के ऊपर थोड़ी अपना एग्जिस्टेंस बनाए रख सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि आप जो हो मेहनत करो, इस पूरे प्रोग्राम में आप खाली बोलो और हम चुप रहेंगे, तो ये प्रोग्राम चलेगा नहीं ना। आप कुछ बोलोगे, हम भी कुछ बोलेंगे, तब नहीं ये प्रोग्राम चलेगा। तो उसी प्रकार से आपकी मेहनत, हमारी मेहनत और बाकी अगर ऑडियंस है, ऑडियंस की मेहनत से ही प्रोग्राम बनता है। तो वैसे ही अगर कुछ लोग हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम भी तो ऐसे कुछ उन्हें रीजंस दे रहे हैं जिससे कि वो एक्सप्लॉइट कर सके हमें ना। अगर हम उनको ऐसे रीजंस ना ही दें, बीमार आदमी कब होता है? जब उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है ना। तो अगर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना ले, तो बीमारी जो है ना, जर्म्स कितने भी आसपास रहें, मुश्किल होता है उन्हें हमें अटैक करने में, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कितने भी बाकी लोग जो है प्रेशर डाले, अगर हम अंदर से स्ट्रांग है, और स्ट्रांग होने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? न्यूट्रिशन अच्छा रखना पड़ता है, एक्सरसाइज अच्छी करनी पड़ती है ना। एक्सरसाइज मतलब आराम, सोना, ये सब जो है अपना पैरामीटर्स। तो एज अ नेशन अगर, या एज अ सोसाइटी, अगर हम अपने आप को स्ट्रांग रखें और अपने अंदर से डर निकाल लें, अपने अंदर से कोई मायूसी निकाल लें, या फीलिंग निकाल दें कि हम कमजोर हैं, हम इतना विश्वास, अपना कॉन्फिडेंस बनाए कि हमारे पास जो कुछ भगवान ने दिया हुआ है, जो कुछ क्रिएटर ने दिया हुआ है, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, वहां पर जो भी रिसोर्सेस हैं उसको हम यूज कर सकते हैं अच्छे से। तो उसका यूज कर कर दूसरों के मन में हम ऐसे फीलिंग्स जो है पैदा करें कि वो हमारे साथ ट्रेड कर सके कि क्या आप हमको ये दे सकते हो, आपने ये चीज बनाई है तो क्या आप हमको ये दे सकते हो, उसके लिए आप हमसे क्या चाहते हो बताओ। तो जिस दिन हम अपने आप को इतना मजबूत बना लेंगे, हम अपने आप को इतने काबिल बना लेंगे, तो फिर सामने वाला भी हमारे साथ वैसा व्यवहार करेगा। लेकिन अगर हमारी काबिलियत में कुछ कमी होगी, सामने वाला मौका देखेगा तो झपटेगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान में दोनों चीजें होती है ना। एक होता है कि उसकी अच्छाई होती है, उसकी बुराई होती है। किसी भी इंसान की बुराई कब बाहर आती है? जब उसको बुराई करने का मौका मिलता है। तो अगर हम ही उन्हें कारण नहीं देंगे तो उनके अंदर की जितने भी जर्म्स है, उनके अंदर की जितनी भी बुराई है, उसको मौका नहीं मिलेगा। और अगर उनमें अच्छाई है तो अच्छाई बाहर आएगी। अच्छाई कैसे बाहर आएगी? ट्रेड करके, गिव एंड टेक करके। तो ये इतिहास बताता है, हिस्ट्री यही है कि जितने भी नेशन स्ट्रांग रहे हैं ना, वो हमेशा ट्रेड कर पाए, और जो वीक हो चुके हैं नेशंस, उनके ऊपर हमेशा हुकूमत चली हुई है। सही। थैंक यू सो मच। इन लास्ट में आप क्या समझते हैं कि क्या एक ऐसी बुनियादी चीज़ हम करें कि जिससे जो है हम जो है अपने
मैं समझती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस गोल को कि हमारी सोसाइटी में लोगों को ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो ह्यूमन राइट्स जो हैं वो उनको हम दे सकें, उनके हुकूक जो है ना, तो हम वो क्या चीज़ें इसके लिए हम क्या करें? क्या बुनियादी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए? हमें बहुत पहले से ही, मतलब जब से हमें हमारी बुद्धि काम करती है, हमारा इंटेलिजेंस काम करने लगता है, हमें अवेयर होना चाहिए चीज़ों के, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इन्हें ग्रास्प करने की हमें आदत होनी चाहिए, ताकि दूसरों के नैरेटिव में हम ना आए। दूसरे अगर नैरेटिव देते भी हैं तो उसके ऊपर हम विचार करें कि ये क्या नैरेटिव हमें दे रहे हैं, ये क्या हमें समझा रहे हैं। तो उसके लिए एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप बैंक चेक के ऊपर अपना नाम साइन कर सकते हो, वो खाली एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि आपके पास, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं जिसके ऊपर आपका अधिकार है, और इन रिसोर्सेज पर और दूसरों का जो अधिकार है, तो मिल जुलकर कैसे इन रिसोर्सेज पर हम काम करें। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो नॉलेज है कि मेहनत कैसे करनी है, काम कैसे करना है, जिससे कि हमें रिटर्न्स मिले, ताकि आई कैन लिव। सोसाइटी तो बहुत सारी चीजें हमारे नियम बना देंगे, लेकिन अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो कैसे हम जिएंगे, कैसे हम एग्जिस्ट करेंगे। तो एग्जिस्ट कैसे करना है, वो फर्स्ट थिंग इज कि मेहनत करना, वो आवश्यक है कि अपनी मेहनत पर ज्यादा हमें विश्वास रखना है। और मेहनत करने के लिए हमें क्या और नियमों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या और रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हमने अपने लाइफ में टाइम देना है। तो अवेयरनेस बहुत आवश्यक है, नॉलेज की बहुत आवश्यकता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जितना हो सके। अगर हमारे सोसाइटी में ऐसा हो रहा है कि हमें तकलीफ हो रहा है, बाकी लोग हमें दबा रहे हैं, तो हमें ऐसे या तो अपने सोसाइटी में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए, या तो फिर ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए ताकि वो उनके कलेक्टिव एफर्ट की वजह से हम दबे नहीं, तो वो हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है कि एक तो सेल्फ अवेयरनेस हो, नॉलेज हो, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, और फिर एकजुट होना, एक यूनिटी होना जितना भी हो सके। एक से भले दो, दो से भले चार, चार से भले 40, 40 से भले 40,000, इस प्रकार से तो एक यूनिफाइड एफर्ट होना चाहिए। इन्हीं यूनिफाइड एफर्ट्स की वजह से तो ये सारे चार्टर्स आए हैं ना। 1945 में चार्टर आया कैसे? यूनिफाइड एफर्ट से आया। और ऐसे लोग जो है, जब एक साथ मिलकर उन्होंने चार्टर इम्प्लीमेंट किया, तो जो इसके अगेंस्ट थे उनकी इतनी शक्ति नहीं थी, तो वो उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ा। और आज उसी का बेनिफिट जो है मिल सकता है लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी वो चार्टर्स हैं, तो उसका बेनिफिट मिल सकता है। अब उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, इसके लिए दोनों चीज इम्पोर्टेंट है कि वो बेनिफिट मिलने के लिए इम्प्लीमेंटेशन हो, लॉस हो, और साथ ही साथ वो बेनिफिट्स इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए हम भी मेहनत करें। अगर हम खाली बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि हमको अब दो दो दो, तो हमसे कोई छीन भी लेगा। तो हमें सिर्फ लेना नहीं है, मांगना नहीं है, उससे बचा कर कैसे रखना है, और एक अगर हमें मिल जाता है तो हम उसको आगे कैसे दे सकते हैं, उस पर विचार करना है। तो ये मेहनत की जो काम है ना, कि हमेशा मेहनत करते रहना है, हमेशा ये सोचना है कि हम कैसे अपने लाइफ को और आसपास में जितने भी जीवन है, जितने भी लाइफ है, जितने भी जो भी क्रिएशन है, उसको कैसे बना कर रखेंगे। चाहे वो ह्यूमन सोसाइटी हो, चाहे वो एनिमल सोसाइटी हो, चाहे वो नेचर हो, जो भी हो, एवरीथिंग इंक्लूसिव। तो जैसा हमने कहा कि ये 1945 में तो चार्टर्स लाए गए, लेकिन जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो बहुत पहले से ये सारी चीजें सिखाती है। तो एक ये फायदा हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक इतनी एंशिएंट सिविलाइजेशन में आपने जन्म लिया है, वहां पर आप पैदा हुए हो, तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब इसको क्या करना है कि हमने यूज करना है। बहुत ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, उसका एक पिछले 200-300 साल से इतिहास ये रहा है कि हम लोग काफी आलसी हो गए। अगर हम वो आलस छोड़ें तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मेहनत अगर करेंगे तो फिर उभर कर आ जाएंगे। तो अवेयरनेस आवश्यकता है, नॉलेज आवश्यकता है, जो भी नैरेटिव हमें दिया जाए उसको समझने की आवश्यकता है कि वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और उसके बाद मेहनत करते रहना है, और जितना हो सके अगर हमें कुछ मिला है और अगर उसमें से कुछ हम दूसरों को दे सके तो दूसरों को देना चाहिए। सही, थैंक यू सो मच।
यानी कि एजुकेशन बात ठहरी है कि हमें तालीम पर काम करना है, लोगों को अवेयर करना है और उनको खुद पे भरोसा करना है और अपने आप पर काम करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, तो देन दे विल बी एबल टू क्रिएट द इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। फिर डेफिनेटली ऑटोमेटिकली सोसाइटी ग्रो करेगी और फिर वो दूसरों लोगों के लिए जो है ना आसानियाँ पैदा करेगा। जो भी खुद पहले स्ट्रांग होगा तो वो दूसरों के लिए आसानी बनेगा तो मिलकर ग्रो करेगा सोसाइटी और फिर वो नेशनल फिर इंटरनेशनल लेवल पर उसका दायरा कार जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ही है। मैं आपकी बात से ये समझ पाई। तो हमने मेहनत करनी है और वाकई ये बात है कि हमारे यहाँ स्कूलों में उस तरह से ह्यूमन राइट्स को के ड्यूटीज भी राइट से जुड़ी हुई हैं। जाहिर सी बात है, आपकी ड्यूटीज क्या है, अगर आपके राइट्स हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और आपको अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी करना है। तो थैंक यू सो मच। आज हमारा सेशन तकरीबन 1 आवर ऑलमोस्ट हो गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू कि आपने इतना अपना कीमती वक्त में हमें अपना टाइम दिया और अपने राय से हमें आगाह किया, अपनी नॉलेज आपने हमसे शेयर की और यकीनन हमारे सुनने वालों को भी इससे फ़ायदा हुआ होगा। एंड थैंक यू वंस अगेन। Hare Krishna. Thank you so very much and all the best to all of you. May God bless you.